स्वागत है स्वागत है स्वागत है, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में और आपको भी ऐसे ही मजा आता होगा हमसे पढ़ने में। एंड रोज इसी के साथ साथ हम लोग इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक ना एक दिन उन सभी लोगों को ये चीज दिखानी है जो लोग कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, आर्ट्स लिए हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एंड आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन एंड सोशियोलॉजी का हम लोग फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। एंड ये फर्स्ट लेसन सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 होने जा रहा है, ठीक है। एंड अब इसी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। एंड कल हम लोगों ने देखा था खनकास, हम लोगों ने खानकास देखा दिया था। खानकास के अंदर हमने बताया था कि लोग जो थे वो मेडिवल यूरोप एंड दे वर ऑफन लाइक टू दी टॉम, उन्हें टॉम पसंद आ रहा था, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड ये लोग कहीं ना कहीं सेंट को प्रीच कर रहे थे। जो संत लोग होते थे, जो उस समय के मतलब जो हाफिज जी और ये सब लोग होते थे, उनको प्रीच करते थे। एंड उन्हीं लोगों का जब डेथ जाता था तो उनका कब्र वहां बना दिया जाता था और उसे दरगाह कहा जाता था। एंड वहां पे दरगाह बना के लोगों ने उनको भी प्रे किया था। ये इंडो इस्लामिक आर्ट आपको देखने मिल रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे आर्ट। हम लोग आर्ट से अब स्टार्ट करने वाले हैं। आर्ट ये एक इंटरेस्टिंग नोट है जो बहुत सारे आर्ट्स और क्राफ्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक, पेंटिंग, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस के बारे में, ठीक है, स्टडी करना, ज्योग्राफी, जियोमेट्री और लिटरेचर। इन सब चीजों के अंदर इन लोगों ने क्या दिखाया था, बहुत ज्यादा क्या इंटरेस्ट दिखाया था, ठीक है। और ये सब चीजें कब हुई थी? गुप्ता पीरियड के समय हुई थी। गुप्ता पीरियड के समय इन लोगों ने इन सब चीजों, म्यूजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, ठीक है, जियोमेट्री, इन सब चीजों के ऊपर इन्होंने क्या दिखाना शुरू कर दिया? इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। Many of these skills got imparted through apprenticeship. Apprenticeship मतलब just like training, ठीक है, ट्रेनिंग। तो बहुत सारी चीजें ये हो क्यों पाई? क्योंकि इन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग ली थी। द आर्ट्स वेर स्पेशली बूस्टेड बाय द जेन्योसिटी ऑफ डोनर्स, मतलब जिन्होंने इन्हें सिखाया था उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि इन्होंने इन सब चीजों के बारे में सीख पाए। इन द कोर्स ऑफ टाइम द आर्ट देमसेल्फ केम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेस्ट, आइडियाज एंड इंटरेस्ट। अब क्या हो गया, समय समय के बाद जब लोगों को इनका टेस्ट अच्छा लगने लगा, लोगों को पसंद आने लगा, तो ये और तेजी से बढ़ने लग गया। पैट्रॉन्स ने भी मुस्लिम रूलर्स इन मेडिवल इंडिया, और मुस्लिम लोगों ने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से मेडिवल टाइम हिस्ट्री में लिया था, ठीक है, और उन्हें ये सारी चीजें अच्छी भी लगी थी, ठीक है। During the medieval period, education suffered a setback due to change political circumstances, ठीक है। और मेडिवल पीरियड के बाद जो एजुकेशन था उसने सफर किया, बहुत सारे सेटबैक, बहुत पीछे चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल चेंज आ रहे थे, ठीक है। मुस्लिम रूलर्स जो थे वो जगह को कब्जा कर रहे थे, जैसे दिल्ली, आगरा, ठीक है, और वो बहुत सारी जगहों को ऐसा कब्जा करके वहाँ पे रिमार्केबल फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन। अब ये क्या बोल रहे थे, इन सारी जगहों को कब्जा करके ये लोग वहाँ पे वुमेन एजुकेशन को रोक रहे थे, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है ये सारी जगहों पे। दिल्ली, आगरा जैसे एजुकेशनल वर्क जैसे कैरिड आउट किया गया विलेजेस के अंदर, टाउन के बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। अब एजुकेशनल वर्क कहाँ पे लोगों ने स्टार्ट किया? धीरे धीरे करते हुए विलेज और टाउन्स में उन्होंने स्टार्ट किया। प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन्होंने टाउन्स में करना स्टार्ट किया। आप ध्यान दो, एजुकेशनल जो काम था वो विलेजेस में स्टार्ट हुआ, और टाउन क्या कर रहा था, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस थे जो वहाँ पे रन हो रहे थे एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, उनको वो फ्लरिश कर रहे थे। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेर संस्कृत, अरेबिक। अब इसमें क्या था, कौन से मीडियम में इन्हें सिखाया जा रहा था? संस्कृत में सिखाया जा रहा था और अरेबिक में सिखाया जा रहा था, ठीक है, पर्शियन में सिखाया जा रहा था। और भी एजुकेशन को बनाया गया अवेलेबल किसके लिए? स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल, एग्जांपल द एलाइट एंड द उलेमा। जो एलाइट थे और जो उलेमा थे उनके लिए बनाया गया। द ब्राह्मण एंड अ फ्यू अपर कास्ट ग्रुप, मतलब हिंदुओं के अंदर ब्राह्मण लोग को दिया गया एजुकेशन के लिए, और जो मुस्लिम लोग थे उसमें जो उलेमा करके थे उनको दिया गया एजुकेशन का राइट्स। द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वेर प्रीसीड एज बीइंग अ पर्सनल मैटर टू बी डिसाइड बाय देयर फादर्स और गार्जियन, मतलब जो औरत है, लड़की है, उसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है वो डिसाइड कौन करेगा? उसके घर के जो बड़े आदमी होंगे, जो उसका गार्जियन होंगे, वो डिसाइड करेंगे। और मुस्लिम लोग की यहाँ साइड से जो वुमेन थी उनको परमिट था कि तुम क्या कर सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो एट द हैंड ऑफ टीचर, टीचर तुम्हें पढ़ा सकते हैं विद एक्सपीरियंस एक्सपेंसिव गिफ्ट। मतलब मुस्लिम लोगों में ये था कि हाँ तुम लोग क्या कर सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो, और एजुकेशन लेने के बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, आगे की पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हें टीचर पढ़ाएंगे, और ये तुम्हारे लिए क्या था, एक एक्सपेंसिव गिफ्ट, बहुत ही महंगा तोहफा था। इसीलिए
तब से ओनली रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, जो थोड़े तादाद में लोग थे, वो बिलोंग करते थे अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वाज ब्लीक। मतलब इससे हमें पता चल जाता है कि यही वो रीजन था जिसकी वजह से जो गर्ल्स एजुकेशन मिल रही थी मेडिवल टाइम में वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, और उनकी जो उस समय जो लेवल था उनका सोसाइटी के अंदर वो भी अच्छा था। सोशल लाइफ, उनका सामाजिक लाइफ कैसा था? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हमें देखने मिलता है कि वहां पे जो प्री प्लान वेल प्लान जो टाउन बनाया था उन्होंने, जो शहर बनाया था उन लोगों ने, ठीक है, वो वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम, मतलब घर के अंदर का जो नाली है वो कैसे जाके बाहर बड़े गटर से उससे बड़े गटर से मिलेगी, वो चीज़, ग्रेनरी, जो सामान जो खाने का अनाज वो लोग रखते थे अच्छे से बचा के स्टोर करके, ठीक है, और जो सामान वो लोग बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे उगा लेते थे, उन सब चीज़ों को जो स्टोर करके रखते थे। आज खुदाई के अंदर जब हमें वो मालूम पड़ा है हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो मालूम पड़ता है कि ये कितना ज़्यादा डेवलप था, ठीक है। द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ मतलब उन्होंने सोचो उस समय नहाने के लिए हमारे अपने यहाँ पे ग्रेट बाथ बनाया था, जबकि आज के समय अगर देखा जाए तो सरकार आवास योजना लेके आ रही है, लोगों को रहने के लिए घर दे रही है, शौचालय बना रही है, घर आज बना रही है, और यह कई हजार साल पहले की बात चल रही है, उन्होंने अपने लिए नहाने के लिए जगह बनाया था अलग से, ठीक है। इसमें वो लोग हाइजीन का भी मेंटेन करते थे, इंडिकेटर था जिससे मालूम पड़ता है कि भाई पीपल बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहे थे यहाँ पे। और ये कैसे मालूम पड़ा? एक्सकावेशन मतलब खुदाई के अंदर हमें जब मालूम पड़ा, कहीं हमने जगह खोदा रावी रिवर के बाजू में, तब हमें मालूम पड़ा। पीपल हु वे प्रोबेबली हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्स विदाउट अ रिजिड हायरार्कियल, मतलब उनका जब ये सब देखा हमने, वहाँ पे ग्रेट बात मिला हमें, ठीक है, वहाँ पे जो प्ली प्लान्ड सिटी थी जो अच्छे तरीके से 90 डिग्री पे उधर रोड कट थे, ये सारी चीज़ें जब हमने देखी तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे कोई भी रिजिडिटी नहीं थी, हायरार्की, कास्टिज्म नहीं था उस समय, ठीक है, कोई मतलब देयर वर पीसेंट्स, वहाँ पे बिजनेसमैन थे, ठीक है, वहाँ पे गडेरिए लोग जो अपना खुद कमाते और खुद ही खाते वैसे लोग, ठीक है, जो गाय बछड़ा गोरू ये सब पालते, आर्टिशियंस, ठीक है, पॉट बनाने वाले, सोनार लोहार, ट्रेडर्स लोग थे, फिशरमैन लोग थे, प्रीस्ट पूजा करने वाले लोग थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रशासन था उस समय, आर्टिस्ट लोग थे, वेवर सिलने वाले लोग थे, ये सारी चीज़ें उस समय थी। हमें आज उसके भी क्या मिले हैं? एविडेंस, सबूत मिले हैं। अभी देखेंगे हम लोग संगम लिटरेचर मेक रेफरेंस टू ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल कास्ट। अब संगम लिटरेचर जो लिखी गई थी, ठीक है, वो रेफरेंस कहाँ से लिया गया? वहीं के ट्राइब्स और ट्रेडिशनल कास्ट, उनकी जातियों से लिया गया। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे जो चीज़ें थी वो दोनों से एक दूसरे से रिलेट कर रही थी, ठीक है, उस समय वो चीज़ें हो रही थी। दो द ब्राह्मण कॉन्स्टिट्यूट अ न्यूमेरिकल माइनॉरिटी, दे प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ तमिलियन कल्चर। अब क्या हुआ? जो ब्राह्मण थे इनको पता गया कि ये लोग माइनॉरिटी में हैं, तो इनको एक इम्पोर्टेंट रोल डेवलपमेंट में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल देखने मिला। कहाँ पे? तमिल कल्चर के अंदर। संगम पृष्ठ जो लोग थे, संगम में जो पूजा पाठ करने वाले लोग थे, उन्होंने नॉन डोमिनेटिंग वेयर द प्रोसेस ऑफ अज्यूमिंग एडवाइजरी एंड सुप्रीमेसी पावर, ठीक है, मतलब जो संगम पृष्ठ थे, ठीक है, संगम पृष्ठ, वो लोग को डोमिनेटिंग का कोई पावर नहीं था, और ये प्रोसेस ऑफ अज्यूमिंग एडवाइजरी एंड सुप्रीमेसी क्या सुपरवाइजरी पावर, ये बस सुपरवाइज करते थे और बस एडवाइस करते थे चीज़ों को। इनके पास कोई भी इतना खास चीज़ें देखने डोमिनेटिंग वाली पावर नहीं थी। द बार्ड्स, नोमैडिक बलाड सिंगर, जो उस समय के जो सिंगर्स थे, इन स्पेशल क्लास, वो लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते थे और अच्छे रिच क्लास में थे। वेदार्स, हंटर एंड हाईवे रॉबर्स वेयर मच फियर्ड, और ये लोग जो उस समय के हंटर वगैरह थे, ये लोग क्या थे? मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप में थे कि मतलब नहीं, इनको एक लेवल अच्छा नहीं दिया जाता था। The Murakadi was a separate warrior section who had their own tradition and belief, ठीक है, जो मुराकुडी थे ये लोग का ये अलग ही सेक्शन था, और ये लोग का अपना अलग ही सोच थी, अपनी अलग ही विचारधारा थी। Then there were fishermen, salt manufacturers, weavers, agriculturists, shepherds और काउहर्ड्स, मतलब गडेरिया, ये वो सब लोग जितने भी थे सब काम कर रहे हैं, मछली मारने वाले, गाय चराने वाले, बछड़ा चराने वाले, ठीक है, पूरे जगह पे काम करने वाले, ठीक है, एग्रीकल्चर करने वाले, ये सारे लोग एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे।
अब आता है इसके बाद वर्ण सिस्टम। मैंने वर्ण सिस्टम आपको बता दिया था। वर्ण सिस्टम मतलब हिंदुइज्म के अंदर कुछ वर्ण सिस्टम थे। वर्ण सिस्टम मतलब जो 4 पार्ट में डिवाइड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 लोग थे। तो वही अभी हम लोग वर्ण सिस्टम को देखेंगे कि वैदिक पीरियड के अंदर जो वर्ण सिस्टम था, रिफर्स टू सोशल ऑर्डर एंड क्लास ऑफ पीपल। इससे मान पड़ता है पीपल किस क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर आप अच्छे क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप ब्राह्मण है, उसके नीचे वाले क्लास से तो क्षत्रिय, एकदम गंदा क्लास है आपका तो शूद्र है आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे देखने मिलती थी। ये देखिए आपको दिख रहा है, ब्राह्मण जो प्रीस्ट टीचर थे, जो दुनिया को ज्ञान देंगे, वो ब्राह्मण थे। क्षत्रिय जो रूलर्स थे, जो वॉरियर्स थे, जो राजा थे, वो लोग क्षत्रिय में आएंगे। वैश्य जो बिजनेसमैन, मर्चेंट, फार्मर्स, ये सब किस में आएंगे, वैश्य। शूद्र जो मैनुअल वर्क करेंगे, मतलब जो और भी मतलब मजदूरी वाला काम करेंगे। ठीक है, जो काम कोई नहीं करता वो वाला काम करेंगे। इनसे लिए उनको रखा गया था। There was flexibility and fluidity in the respect of occupation. It was only toward the end of the Vedic period and Varna turned into a जाति कास्ट। मतलब अब क्या हो गया कि इस सब में रिस्पेक्ट भी मिल रहा था, लेकिन ये टूवर्ड्स किसके था, वैदिक पीरियड जब अपना एंड हुआ तो वर्ण सिस्टम आ गया। और वर्ण सिस्टम कहीं ना कहीं जाति पात पे बात आ गई कि तुम्हारा जात जो रहेगा वही काम तुम कर सकते हो, बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी एंड प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। मतलब ये बात करता था प्योरिटी और पॉल्यूशन, मतलब तुम कितने अच्छे हो, साफ हो, और तुम कितने गंदे हो, इसके ऊपर डिसाइड किया तुम कौन से कास्ट में आओगे, ये था। Notions on purity and pollution continue to be followed and everybody practice such as food and water intake, dressing, occupation, worship and power etc. इतना हद तक हो गया था कि लोग पहनावा ये सारी चीजें भी इन्हीं जात धर्म के ऊपर ही करते थे। मतलब तुम्हारी जाति ऐसे है तो तुम ऐसे कपड़े पहनोगे, तुम वैसे कपड़े नहीं पहन सकते, तुम्हारे ऊपर ये होगा। ये जात पात भारत के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है और ये चीज आज खत्म हो चुकी है। बट भारत में ऐसे भी कोई कोई जगह है जहाँ पे ये जात पात आज भी देखने मिल रहे हैं आज। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये नहीं देखने मिलता है कि हम अपने दोस्त बनाते तो जात देख के दोस्त बनाते हैं या हम उसका धर्म देख के दोस्त बनाते, नहीं। हमें अगर वो लड़के का नेचर अच्छा लगा तो हम इंसानियत का पाठ पढ़ते हैं और उन्हें अपना दोस्त बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही थी। The first 3 वर्णास belong to call themselves as upper वर्णास। जो स्टार्टिंग के 3 वर्णास है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके तीनों के जो जिंदगी थी ये तो बहुत अच्छी थी, इसलिए इनको अपर क्लास वर्ण कहा जाता था। लेकिन जो शूद्र की जिंदगी थी ये बहुत ही ज्यादा गंदी थी। और इसी शूद्र में से एक हीरा निकल के आया जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे भारत समाज को ही बदल के रख दिया। इन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ला के दे दिया और आज भारत कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है जिसमें सभी को एक समानता अधिकार है। देखिए हम शूद्र नहीं है, लेकिन आज हम लोग भारतीय हैं सबसे पहले। लेकिन अगर हमारा कास्ट देखा जाए तो हम वो नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने नीचे से जमीन से जुड़े हुए आदमी और वो आज इतने हाई लेवल पे कहते हैं। आज भी हम चैलेंज देते हैं, औकात किसी की नहीं होगी कि उस घर में पैदा हो जाए जहाँ पे समाज तुम्हारे अगेंस्ट में हो और तुम उस लेवल पे पहुंच जाओ। तो ये चीज का हमेशा याद रखना कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। और तुम्हें भी वही तरीके से पढ़ाई करनी है। और तुम्हें तो इतना स्ट्रगल नहीं जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्ट्रगल था, जितना महात्मा गांधी को स्ट्रगल था, तो उतना तुम्हें करना है। लोग आज 2x2 के रूम में बैठ के इन आदमियों को गाली दे देते हैं। इनको इनका 1% भी नहीं मालूम है कि उन्होंने उनकी जिंदगी 1% स्ट्रगल नहीं किया है, जिंदगी देखी नहीं है, इसलिए उनको इसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग से कहूँगा हमेशा इन सब लोगों के बारे में पढ़िए, इन सब से आप कुछ सीखिए। हिस्ट्री इसीलिए होती है कि हम अपने पास्ट में हुए घटनाओं को लोगों से सीखते हैं और आज हम लोग को इन्हीं लोगों से सीखना है, इन्हीं लोगों को अपना आइडल मानना है, ना कि ये जो रोड पे 2 कौड़ी के जो हीरो हीरोइन लोग हैं और इन सबको लोग अपना आइडल मान रहे हैं। इन्हें हमारा आइडल नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, दे बिकम द ट्वाइस बॉर्न द्विजा बिकॉज दे वेर एंटाइटल्ड टू इनिशिएट सेरेमनी उपनयन। मतलब अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें ट्वाइस बॉर्न मतलब 2 बार तुम्हारा क्या हो गया, बर्थ हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दे वेर एंटाइटल्ड द इनिशिएटिव ऑफ सेरेमनी उपनयना, जो गर्ल्स लोग पढ़ा करते थे। ठीक है, आश्रम व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था, क्या आश्रम व्यवस्था कैसा था, तो इसमें क्या था, was prescribed for the so-called twice born caste. This refers to the 4 stages in the life of Hindu. मतलब सीधी सी बात थी कि इसके अंदर जो 2 बर्थ वाली बात है, एक आदमी जो घर में पैदा होता है और दूसरा जो उसका काम देख के वो होता है। मतलब इसके अंदर तुम्हारी जैसी जात होगी वैसा ही तुम काम करोगे। ठीक है, एक तुम्हारा वो जन्म हुआ और एक तुम्हारा ये जन्म हुआ जो सोसाइटी में तुम रहने वाले हो। तो ये चीज यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, ब्रह्मचार्य श्रम, स्टूडेंटहुड, सिंगल स्टेटस एंड सेलिबेसी। फिर गीताश्रम,
फिर वनप्रस्थाश्रम और फिर संन्यासाश्रम। मतलब इसके अंदर ये इनके 4 वो थे, चीजें थे जिस तरीके से इनको काम करना था। Hindu teach shows the followers 4 path of realize God and attain मोक्ष। मतलब अपने पास वो 4 था जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने मोक्ष तक पहुंचते। कर्म था, है ना, तो वो सारी चीजें थी, मोक्ष था, ये सारी चीजें हमें मोक्ष की तरफ लेके जाती है। द पाथ इज कॉल्ड मार्ग। हम लोग जिस मार्ग पे बोलते हैं ना, अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे मार्ग पे चलो तो तुम्हें अच्छी चीजें मिलेगी। दे वेयर जनाना मार्ग, पाथ ऑफ नॉलेज, नॉलेज के पाथ पे चलो। भक्ति मार्ग, ठीक है, पाथ ऑफ डिवोशन, भगवान की आस्था रखो, लोगों के बारे में अच्छा करो। राजा मार्ग, पाथ ऑफ मेडिटेशन, मतलब अपने आप को एक एकांत जगह पे अपने आप को भी समय दो और एकांत में मेडिटेशन करो, देखो तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा आएगी। ठीक है, कर्म, ठीक है, तुम अपना कर्म अच्छा रखो, फल की चिंता मत करो। इवन इन द प्रेजेंट टाइम हिंदू थॉट देयर डेली लाइफ टेंड्स टू फॉलो द मोर पाथ प्रिस्क्राइब्ड, बट with the more flexibility they may have read about the scene your YouTube videos and Kumbh Mela festival for the साधुस। अब इसमें क्या था कि इसमें लोगों जो लोग थे पहले हिंदू लोग आज मानते हैं, लेकिन आज के समय बहुत कम लोग माना करते हैं इस चीज़ों को। एंड आज सब लोग यूट्यूब और इन सब के माध्यम से सब देख रहे हैं कि कुंभ मेला हो रहा है, ये सब हो रहा है, वहाँ पे साधुस लोग आते हैं और वो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो उन सब चीज़ों से ये भी सीख रहे हैं। ठीक है, पीपल ऑल्सो चूज द पाथ ऑफ एस्थेटिज्म, मतलब अब लोग भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जुड़ रहे हैं। The classical period, that is the period of Gupta dynasty, believe that the golden age is when India society grow and thrive। मतलब जो गुप्ता पीरियड था उसे हम गोल्डन पीरियड मानते हैं, और इसी समय इंडिया सोसाइटी जो थी वो और तरीके से बड़ी थी। और फाउंडेशन किसका हुआ, आर्ट्स का हुआ, साइंस का हुआ, पॉलिटिक्स का हुआ, रिलीजन का हुआ, फिलोसफी, ये सारे सब्जेक्ट्स और इन सारी चीज़ों का, इकोनॉमिक्स, इन सब का उद्धार हुआ और डिफाइन इंडियन कल्चर टू दिस डे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय कल्चर को दर्शाती थी। This period consists of this time when India has governed by the powerful Gupta's empire। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ये सब जो भी थे और जो गुप्ता एम्पायर था वो सब बहुत अच्छे पीरियड माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा रूल किया था। चंद्रगुप्त वन जो एक्सेंट थे, थ्रोन पे बैठे थे, इन्होंने माइटी आर्मी एंड बिगन कंसोलिडेट ऑल द वार्निंग सिटीज अंडर दिस रूल। द गुप्ता एम्पायर ग्रो द कंट्रोल मच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने अच्छा खासा अपना जो कंट्रोल था और चीज़ें थी उन्होंने मस्त विस्तार किया। इट बिकम अ ग्लोबल ट्रेड सेंटर एंड एपी सेंटर ऑफ द आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। ये बहुत ही अच्छा एपी सेंटर हो गया इंडिया, जहाँ से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर्स निकल रहे थे, बड़े बड़े पेंटर्स निकल रहे थे। एपी सेंटर मतलब मेन वो जगह ही बन चुकी थी। It become a global trade center and epicenter of the artist, ये आपने पढ़ लिया। This was the time when आर्यभट्टा wrote the geometry, trigonometry and osmology। ये वही समय था जिस समय आर्यभट्टा ने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और ऑस्मोलॉजी जैसे सब्जेक्ट इन्होंने कैलकुलेट करके लेंथ ऑफ द ईयर ऑफ द डेज, कि एक दिन कितने, एक साल कितने घंटे का, कितने दिन का होता है, वो उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया था यहीं पे रह के। He also predicted that the earth was sphere। इन्होंने ये भी किया कि अर्थ क्या है, गोल है, तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया। वराहमिहिर रोड द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। जो वराहमिहिर था उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, स्पेस के बारे में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। धनवंतरी रोड मेडिसिन। धनवंतरी ने किसके बारे में लिखा, मेडिसिन के बारे में लिखा। एजुकेशन लिटरेसी वेयर प्रायोरिटी गुप्ता सिविलाइजेशन। गुप्ता सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या था, लोगों को शिक्षित करना, तो एजुकेशन के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, एवरीबडी इंक्लूड दी नॉन नोबिलिटी हैड द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर दी एजुकेशन। मतलब इन्होंने हर कोई एजुकेशन का हकदार है, किसी को हम एजुकेशन से दूर नहीं कर सकते। ये चीज के बारे में हम लोगों ने जाना। Eventually, however, the empire grows so large that is become unwieldy and difficult to manage। और गुप्ता एम्पायर इतना बड़ा हुआ कि उसे मैनेज करना कठिन हो गया। स्मॉलर किंगडम्स ब्रोक हो गया, बड़ा बड़ा पार्ट था उसमें छोटे किंगडम कंट्रोल नहीं हो पाते तो वो टूटने लग गए। एंड अलाउ द हंस ऑफ सेंट्रल एशिया टू इन्वेड द डिफीट गुप्ता डायनेस्टी। और इसी कारण की वजह से इतना बड़ा एम्पायर वो रेगुलेट नहीं कर पाए, तो जो छोटे छोटे पार्ट में टूट गए थे, तो बाहर से सेंट्रल एशियन साइड, सेंट्रल एशियन कंट्री कौन सी है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे लोग थे।
550 सी के अंदर फाइनली क्लासिकल पीरियड डिक्लाइन हुआ और 650 सी में मतलब जो अपना गुप्ता एम्पायर था वो 550 सी से लेकर 650 सी तक वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, खत्म हो चुका था, क्योंकि सेंट्रल एशियन से कौन आ चुके थे, हंस आ चुके थे। समझ में आ गया? तो ये प्रॉब्लम आ गई थी। Many of these नीति शास्त्रस एंड धर्मशास्त्रस were written during the period and second urbanization। बहुत सारे नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र में लिखा गया था कि ये सेकेंड अर्बनाइजेशन था, कि जो दूसरी तरीके से फिर से हमारे यहाँ पे सिटीज बननी शुरू हो गई थी, मॉडर्नाइजेशन आ गया था। ठीक है, जो हम लोग पेज नंबर 15 पे देखे थे, विच इलाबरेटेड एंड सोशल पॉलिटिकल, पेज नंबर 15 पे कौन सा पेज नंबर है? पहले हम लोग ये देख लेते हैं फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन बन गया था, विच एलेबरेट, जो बता रहा था चीजें डीप में कि सोशल पॉलिटिकल लॉज क्या होते हैं। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक लॉज क्या होते हैं, पनिशमेंट क्या देनी चाहिए लोगों को जो वो कोई गलती करता है तो अकॉर्डिंग टू देयर जातीज ऑफ द एक्सक्यूज। ठीक है, कि उनके जात के ऊपर अगर किसी ने कुछ उंगली उठाई तो कास्ट हायरार्की डिपेंडेंट ऑन द शूद्रास वर असाइन्ड द स्टेटस ऑफ मेयर सर्विस प्रोवाइडर। जो कास्टिज्म के थे, जो शूद्र थे, इनका कहीं ना कहीं लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ उनकी गुलामी करना, यही लिखा गया था। नेमली आर्टिशियंस, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड स्लेव्स टू द्विज कास्ट, इन्हें द्विज कास्ट कहा जाता था। काइंडशिप टेस्ट टाइज कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग बट patriarchal control of the family was predominant and the position of women determined even further। और कहीं ना कहीं इसमें ये भी दिखाया गया है कि काइंडशिप जो था वो उसी तरीके से चलने लग गया और पैट्रियार्कल कंट्रोल आने लग गया फैमिली के अंदर, जिसके अंदर जो हेड होगा वो मेल होगा और आदमी होगा, एंड जो वुमेन की जो पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई हमें। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, ये इतना खास नहीं है ग्रेट ट्रेडिशन। अब देखो ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन मतलब क्या है, जहाँ पे लोग हमेशा किसकी बात, ग्रेट ट्रेडिशन मतलब जहाँ पे लोग हमेशा साइंस की बात करते हैं, नॉलेज की, आइडियोलॉजी उनकी अच्छी होती है उसकी बात करते हैं लोग। ठीक है, रिफ्लेक्स आइडियाज एंड मोर लेस कवर द लास्ट शेडरी, ये सब। लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है, विच इंक्लूड, जो छोटी जगह को कंट्रोल करता है, लोग रिलीजियस पे बिलीव करते हैं, एक रीजन को करता है, उसकी बात करते हैं, जैसे केरला और महाराष्ट्र हो गया। अब इतना हम लोग रोक देते हैं और इसके आगे हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर अपने, हम लोग लेक्चर नंबर, ये अभी हमारा लेक्चर नंबर 7 चलने वाला है एंड इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग इसके आगे कंप्लीट करेंगे। देखिए चीज़ें तो बड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट है एंड आपको ये भी समझना है कि हिस्ट्री है तो हमें पास्ट के बारे में इन चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम लोग वर्ड टू वर्ड चीज़ें करा के दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ताकि आपको ये ना बोल पाए कि आपके लिए कोई है नहीं यहाँ पे जो आपको बता रहा हो। ठीक है, हम भी अपना समय निकाल के आपको ये पढ़ा रहे हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है आपको ये पढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आपको हमारा मोटिवेशन अच्छा लगता हो तो आप ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि यहाँ पे भी एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।